हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं ओम सुमन और आज आप देख रहे हैं एनसीईआरटी बाय 12th बायोलॉजी। एनसीईआरटी 12th बायोलॉजी में आपका पहला चैप्टर है अध्याय 1 जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो डियर स्टूडेंट तैयार हो जाइए नए सेशन 2023 टू 24 के लिए वन लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी सॉल्यूशन के लिए। और मेरे चैनल पे आपको हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी की बुक जो रीडिंग है उसको मैं अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा और जो पेपर में वन लाइनर छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं उन सभी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को बिना कोई समय गवाए। ठीक है, तो अपना जो चैप्टर है जीवों में जनन। आखिरकार जीवों में जो जनन होता है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये होता क्या है, किसके लिए होता है ये रिप्रोडक्शन, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। तो इस चैप्टर में आप मुख्यतः दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन मीन्स आप जान ही जाओगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड लैंगिक जनन मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो डियर स्टूडेंट पहला ही चैप्टर है अपना, तो पहले चैप्टर में क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कि प्रत्येक जीव यानी कि एवरी ऑर्गेनिज्म कुछ निश्चित समय तक यानी सर्टेन टाइम तक ही जीवित रह सकता है, यानी कि उसका जो लाइफ है वो कुछ समय तक ही रहता है, कुछ समय तक ही जीवित रह सकता है। जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु यानी कि उसकी जो नेचुरल डेथ होती है तक का ये काल उसका जीवन काल, जीवन अवधि या इसको लाइफ स्पान कहा जाता है डियर स्टूडेंट। यानी कि प्रत्येक जीव, पहला प्रश्न बन गया आपके यहाँ पर, पहला ही प्रश्न ये बन गया, क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया कि क्या कोई जीव लंबे समय तक जीवित रह सकता है, कि तो अपना आंसर होगा नहीं भाई, कुछ समय तक ही जीवित रह सकता है। और जीव के जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का ये काल उस जीव की जीवन अवधि को निरूपित करता है, प्रदर्शित करता है। आपके इस चैप्टर में चित्र 1.1 में कुछ जीवों की जीवन अवधि दिखाई गई है, उसको हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। बहुत से अनेक जीवों के चित्र प्रस्तुत किए गए हैं, तो आइए पहले हम इन जीवों के चित्र जो है उन चित्रों पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो जीव यहाँ पर दिए जा रहे हैं इन जीवों का जीवन काल, लाइफ कितना है। यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं सबसे पहले जो हाथी दिखाई दे रहा है डियर स्टूडेंट। हाथी जो दिखाई दे रहा है इसका जीवन काल कितना है, इसका जीवन काल माय स्टूडेंट 75 ईयर्स होता है भाई। जो आपको यहाँ पर एनिमल्स दिखाई दे रहा है उसका जीवन काल 75 ईयर्स है। कितना है 75 ईयर्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका जीवन काल 75 ईयर्स, यानी कि जो हाथी है, एलिफेंट है, उसका जो लाइफ है वो 75 ईयर्स। नेक्स्ट अपना दूसरा जो है वो उसका बोल देते हैं गुलाब, यानी कि रोज का जो टाइम है वो 10 ईयर्स है। कुत्ते का जीवन काल 15 से 16 वर्ष है। तितली का जीवन काल 1 से 2 हफ्ते दे रखा है अपनी बुक में। कौवे का 15 वर्ष है। केले का 25 वर्ष है भाई, केले का 25 वर्ष है। गाय का जीवन काल 26 वर्ष है। तोते का जीवन काल 140 वर्ष है। मगरमच्छ का 60 वर्ष है। घोड़े का 40 ईयर्स या 50 ईयर्स है। मक्खी का जीवन काल 30 दिनों का होता है। धान का जीवन काल 4 महीनों का होता है। कछुए का जीवन काल 100 से 150 और बरगद का जीवन काल 500 साल तक भी हो सकता है। तो कई प्रकार के जंतुओं के जीवन काल, एनिमल्स के जो जीवन काल है आप लोगों ने देखे। अब हम अपने वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे, चित्रों को देखकर पता लगाए। चित्र हमने देखे, क्या रिक्त स्थानों में आपको उनकी जीवन अवधि के बारे में लिखना है। चित्र 1.1 में निरूपित जीव की जीवन अवधि का परीक्षण कीजिए। क्या ये दोनों बातें रोचक, क्या आपको ये बातें इंटरेस्टिंग नहीं लगती? हमें तो लगती है भाई इंटरेस्टिंग। क्यों? जो तोता इतना छोटा है उसका जीवन काल तो 140 बरस का है,
कौवा भी उसी के बराबर का है, लेकिन उसका जीवन काल 15 वर्ष का है। कुत्ते का जीवन काल 15 से 16 वर्ष का दिया जा रहा है, और लगभग जो गाय है उसका जीवन काल 26 वर्ष का दिया जा रहा है। तो इस तरह से क्या कोई रिलेशन है क्या इनके बीच में? हाँ, तो एक प्रश्न बनता है कि जीवों का उनके जीवन काल से कोई संबंध है क्या? तो हाँ है। ये अवधि कम से कम एक ही दिन या फिर एक अधिक से अधिक कुछ वर्षों तक हो सकती है। इन दोनों चरम इन दोनों जो आवश्यकता है अपनी कौतूहल का विषय नहीं है क्या? हाँ है। ये अवधि जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये अवधि कम से कम एक दिन या फिर अधिक से अधिक कुछ हजार वर्षों की हो सकती है। इन दोनों चरम सीमाओं के मध्य अधिकांश जीवित जीवों की जीवन अवधि बनी रहती है। आप शायद इस बात पर ध्यान देंगे कि किसी जीव की जीवन अवधि का आवश्यक रूप से आकार से, साइज से कोई संबंध नहीं है। हाँ, ये बात हमने देखी है कि जैसे हमने कौवे को देखा था और तोते को देखा था, यानी कि यहाँ पर हमने कौवा भी देखा और तोता भी देखा। कौवे का जीवन काल कितना था भाई? 15 से 16 वर्ष था, जबकि जो तोता था उसका जीवन काल 140 वर्ष का था। क्या आकार से कोई संबंध है क्या? नो नो नो, कोई संबंध नहीं है। फिर भी इन दोनों के जीवन अवधि में बहुत अंतर है। ठीक इसी प्रकार से आम के वृक्ष की जीवन अवधि पीपल के वृक्ष की तुलना में बहुत कम होती है। पीपल की जीवन अवधि 2500 वर्ष की बता रखी है। जीवन अवधि भले ही कितनी भी हो, परंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु तो निश्चित है। चाहे कितना ही साल उसका जीवन हो, एक न एक दिन तो उसको जाना ही पड़ेगा। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि एक कोशिकीय जीवों को छोड़ के कोई भी जीव अमर नहीं है। हम क्यों कहते हैं कि एक कोशिकीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती? ऐसा क्यों कहते हैं भाई? कोई मजा आता है क्या अपन को ऐसा कहने में? नहीं भाई, हमें मजा नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्यों कहते हैं एक कोशिकीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती? इस वास्तविकता को जानते हुए क्या आपको आश्चर्य नहीं होता? आपको कोई टेंशन नहीं होती क्या? आश्चर्य हो जाता है? हाँ, हजारों वर्षों से पृथ्वी पर पादपों और पशु पक्षियों की विभिन्न स्पीसीज यानी कि जातियां विशाल संख्या में विद्यमान है। जीवित जीवों की प्रक्रिया अवश्य ही ऐसी है जिससे ये निरंतरता सुनिश्चित होती है। ऐसा क्यों? बहुत सारी प्रजातियां विद्यमान है, ऐसा क्यों? जीवों में जन्म क्यों? इतनी सारी प्रजातियां क्यों बढ़ रही है? हमें यहाँ जन्म का उल्लेख कर रहे हैं तो हम निश्चित मानते हैं। तो प्रत्येक जीव अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए जनन करता है। निश्चित तौर पे ये सारी प्रोसेस होती है। अमीबा जो है उसकी प्राकृतिक मृत्यु क्यों नहीं होती? क्योंकि वो अपने जीव द्रव्य को नया कर लेता है, कोशिका विभाजन कर लेता है, इसलिए उसकी प्राकृतिक मृत्यु को नहीं माना गया है। नेक्स्ट हमारे सामने बात आती है कि जीवों में जनन। तो यहाँ एक वैज्ञानिक प्रक्रम यानी कि जो जीवों में जनन है वो क्या है? वो एक वैज्ञानिक प्रक्रम है। ये प्रश्न आपके 1 नंबर का पूछा जा सकता है कि जीवों में जनन जो है वो कैसा प्रक्रम है? तो जीवों में जनन है वो एक वैज्ञानिक या विज्ञानीय साइंटिफिक सीरियल वाइज होता है, एक निश्चित क्रम में होता है। तो जिसमें एक जीव जनन की परिभाषा क्या है? सबसे बढ़िया परिभाषा क्या है कि एक जीव अपने समान छोटे से जीव को जन्म देता है, अपने से छोटे से जीव को जन्म देता है। संतति में वृद्धि होती है, यानी जो जन्म दिया गया है उसको संतति कहेंगे। तो संतति में फिर वृद्धि होती है, उसमें वृद्धि होने के बाद उसमें वृद्धि हो गई, उसमें परिपक्वता आ गई, इसके बाद वो भी नई संतति को जन्म देगा। इस प्रकार जन्म, वृद्धि, मृत्यु तक का ये चक्र चलता रहता है। जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है। इसीलिए हमसे पूछा गया है कि जीवों में जनन क्यों होता है? कि जीवों में जनन के कारण ये जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनी रहती है। आप अध्याय 5 में इस बात को समझ लेंगे। आनुवंशिकता और विविधता का सिद्धांत में अध्ययन करेंगे किस प्रकार आनुवंशिक विविधता जनन के दौरान सृजित या वंशागत होती है। ये प्रश्न बन गया आपके प्रश्न बन गया कि आनुवंशिक विविधता
किस दौरान सृजित होती है या वंशागत होती है। पूछा जाए कि ये सृजित होती है या वंशागत होती है, ये सृजित भी होती है और वंशागत भी होती है। यानी कि जो आनुवंशिक विविधता है जन्म के दौरान, यानी कि हमारी शक्ल हमारे माता पिता से अलग है, क्यों, है ना, वो इसी कारण से है। यानी कि आनुवंशिक विविधता जन्म के दौरान सृजित या वंशागत होती है। नेक्स्ट आपने अगला बात कर लेते हैं। जीव विज्ञान का जो संसार है बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा संसार है कि जीव विज्ञानी संसार में व्यापक विविधता पाई जाती है तथा प्रत्येक जीव को अपने को बहुगुणित करने तथा संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करता है। यानी कि प्रत्येक जीव जो है वो अपनी स्टाइल से जन्म करता है, किसी दूसरे की तरह नहीं करता। सभी में जन्म की विधियां एक जैसी नहीं है। अपने को बहुगुणित यानी अपनी जनसंख्या बढ़ानी है और अपनी संतान को उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि का विकास करता है। जिस किसी भी प्रकार से ये जीव किस प्रकार से जन्म करता है, उसके वास, उसकी आंतरिक आकार क्रिया विज्ञान तथा अन्य कई सामूहिक कारक जिम्मेदार होते हैं। तो जनन की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, एक अथवा दो जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित रहती है। जब संतति की उत्पत्ति केवल एकल जनक के द्वारा ही होती है तो इसको कहते हैं, यानी युग्मक या गैमेट निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो तो वो अलैंगिक जनन कहलाता है। बहुत अच्छी सी परिभाषा है। जब दो जनक विपरीत लिंग वाले जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो नर और मादा युग्मक में युग्मन होता है तो ये लैंगिक जनन कहलाता है। तो आइए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जनन के प्रकार, कौन कौन सा जनन है, लैंगिक है, अलैंगिक है, क्या है। तो अभी हमने पढ़ा जीवन काल, पाठ की सामान्य भूमिका। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। बायोलॉजी बाय ओम सुमन, ड्रीम 100 एजुकेशन, कानपुर।